हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट के ऊपर। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे पहले आपको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, बहुत सारे चैप्टर्स की, आप जाके दे सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही एक ही वीडियो में कवर करेंगे, वन शॉर्ट वीडियो, लेकिन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की जो होगी वो ज़बरदस्त होगी, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा और ये चैप्टर एक ही वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ही पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, सबसे पहले आपको बात समझनी होगी कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है। आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड में गवर्नमेंट क्या काम करती है। गवर्नमेंट का मेन एम यही होता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, अपनी कंट्री की भलाई के लिए काम करना, वो चीज़ें करना जो कंट्री की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए करना। क्योंकि अगर वो सरकार में रहना चाहती है तो वो तभी रह सकती है जब तक वो भले के लिए हमारे लिए काम नहीं करेगी। हमारे लिए काम नहीं करेगी तो हम उसको वोट ही नहीं देंगे। तो हमारे लिए क्या करती है, वेलफेयर करती है। जैसे कि अलग अलग ब्रिज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए आप गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ता है ना। ह्यूज एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो अगर वो प्लानिंग से नहीं करेगी प्रॉपर, तो भैया वो हो सकता है पैसे का वेस्टेज कर दे। कोई भी हमें खर्चे करने हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग से होना चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लानिंग चाहिए, जिससे मैं ये पता कर सकूँ कि हाँ, ये अमाउंट इस पे लगानी है, ये अमाउंट इतने लगानी है, ये इतना पैसा इस पे चाहिए। तो वो सब प्लानिंग और पॉलिसी गवर्नमेंट को बनाना ज़रूरी होता है। उसी को बजट बोलते हैं। वहीं उसका आंसर, उस सब का सॉल्यूशन है बजट। तो गवर्नमेंट को एक बजट बनाना पड़ता है। बजट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम सभी जितने भी प्रोग्राम गवर्नमेंट करने वाली है, जितने भी पॉलिसीज़ को एक्शन में लाना है, उसका सबका डॉक्यूमेंट होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगेगा। दैट इज़ कॉल्ड बजट। कि पैसे को बेसिकली कहाँ से लाना है और कैसे खर्च करना है, दैट इज़ बजट। तो एक बजट बेसिकली वही होता है फॉर द गिवन फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर कितना होता है? फिस्कल ईयर बेसिकली हमारा होता है एक अकाउंटिंग ईयर, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। जैसे एक तो होता है कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, लेकिन फिस्कल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। अब गवर्नमेंट बजट क्या है? बजट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सभी हम प्रोग्राम और पॉलिसीज ऑफ एक्शन एक जगह पे लिखी होती है कि पैसा कहाँ चाहिए, कहाँ से आएगा, कहाँ लगेगा, दैट इज़ बजट। तो गवर्नमेंट बजट भी वही है। गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, एक सालाना स्टेटमेंट होती है, जिसमें लिखा होता है बहुत सारी आइटम वाइज एस्टीमेट करना, कि हम एस्टीमेट करते हैं पहले से ही। बजट बेसिकली एक एस्टीमेशन होता है कि मेरा पैसा यहाँ इतना इतना लगने वाला है, तो हम कितना कितना पैसा यहाँ यहाँ लगाने वाले हैं और कहाँ से पैसा आएगा। वो एस्टीमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है ना, वही चीज़ कि भाई हम पहले से ही आइटम वाइज एस्टीमेट कर लेते हैं कि अच्छा यार, ये पैसा यहाँ से आएगा, ये पैसा यहाँ से आएगा, ये पैसा यहाँ आएगा, और ये पैसा यहाँ लगेगा, ये पैसा यहाँ लगेगा। तो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ लगेगा, पहले से ही एस्टीमेट कर लेना, एक एनुअल स्टेटमेंट बना लेना ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक साल के अंदर कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ होने वाला है और वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, दैट इज़ कॉल्ड बजट। तो बजट में कोई एक्चुअल फिगर नहीं होती, बट एक एस्टीमेट होता है। तो ये बात यहाँ समझिए, आपको समझ आ रही है? नॉट एक्चुअल फिगर्स। बजट बेसिकली आपका ये थोड़ी है कि हम कोई बजट खर्चा करने के बाद बनाते हैं। भाई ये तो पहले बनता है ना। जैसे निर्मला सीतारामन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो बजट लाएगी तो कब लाएगी? पहले, खर्चा करने से पहले या बाद में? पहले। जैसे मार्च में लाएगी पहले से वो, क्योंकि उसको पता है कि भैया 1 अप्रैल से जितने भी खर्चे होने वाले 31 मार्च तक, तो पहले से ही एस्टीमेट फरवरी मार्च में ही पहले से ही बजट आ जाएगा, जिससे पहले से ही समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है, कितना खर्चा कहाँ करने वाली है और कितना पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड बजट। पहले से बना लेते हैं, कोई एक्चुअल फिगर नहीं होती बजट के अंदर, बल्कि एक एस्टीमेट होता है कि हाँ इतना खर्चा कर सकते हैं, इतना खर्चा लगेगा, तो उसके लिए इतना पैसा चाहिए। तो ये एक प्लानिंग होती है, क्योंकि अगर हम यही ना बनाए तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? उल्टे सीधा खर्चा कर देगी, तो पैसे का मैनेजमेंट सही नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट के पास 1 करोड़ है ना, तो उसको अगर सही से आपने उसका बजट नहीं बनाया तो क्या होगा?
आप वो पैसे का वेस्टेज कर दोगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि भैया वो पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो पहले से एक एस्टिमेट करने से क्या होता है कि हम पैसे को सही से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड। देखिए, बजट हमारा कौन प्रिपेयर करता है? गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है और सभी लेवल पे करती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। लेकिन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनाती है, वो क्या होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बजट को बोलते हैं ना, वो यूनियन बजट बोलते हैं। ठीक है, यूनियन बजट कि पूरे देश का जो बजट होता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद बजट में जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं या रिसिप्ट होती है, वो जो प्लान करते हैं हम, वो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्लान करते हैं। जो भी हम खर्चा करने वाले हैं, जो भी पैसा हम कहाँ से आएगा, वो सब गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट क्या चाहती है उसके हिसाब से होता है। इंडिया में जो बजट होता है वो आपको जैसे पता है पार्लियामेंट में प्रेजेंट जरूरी होता है। उस दिन होता है जब प्रेसिडेंट कहे, खुद कहेगा प्रेसिडेंट कि हाँ पार्लियामेंट में पहले बजट प्रेजेंट करो, तब ही बजट प्रेजेंट होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पहले अप्रूव होना चाहिए पार्लियामेंट में। जो प्रेजेंट हो गया, अगर वो अप्रूव नहीं हुआ पार्लियामेंट से, तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता। तो इम्प्लीमेंट करवाने से पहले आपको वो अप्रूवल लेनी पड़ती है पार्लियामेंट में। उसके बाद बजट रिवील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले साल की क्या थी गवर्नमेंट की। मान लो बजट में उन्होंने कहा था कि मान लो एजुकेशन में 100 करोड़ का खर्चा करेंगे, उसने पिछले साल कहा था 2000 मान लो 23 में। अब 2024 में जो बजट आएगा तो उसमें क्या होगा, वो पता चल जाएगा कि भैया जो पिछला साल का आपने वादा किया था बजट में, वो क्या पहले पूरा किया है, और फिर जो आने वाले अब फाइनेंशियल पॉलिसीज है अब कैसे होगी। तो बजट से आप कंपेयर कर सकते हो अपनी पिछली परफॉर्मेंस को, फिर आप आगे की फाइनेंशियल पॉलिसीज सोच सकते हो कि अब कैसे बनानी है। कि अच्छा यार 100 करोड़ का तो मैंने कहा था, लेकिन हो पाया सिर्फ 50 करोड़, अब मैं अच्छे से बजट बनाऊंगा, अब मैं 150 करोड़ का बजट रखूँगा। कहने का मतलब है कि इससे आप पिछले परफॉर्मेंस को चेक करके अगली परफॉर्मेंस बढ़िया कर सकते हो अपनी। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जब बनाते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए बनाते हैं वो? सबसे पहला है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अपने जो भी पैसा है गवर्नमेंट का उसको दोबारा से री एलोकेट करना। एलोकेट का मतलब होता है कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना, सही तरीके से री एलोकेट करना इन अकॉर्डेंस विद दो ऑब्जेक्टिव के साथ, या तो प्रॉफिट कमाना होता है या तो पैसा कमाने के साथ, इकोनॉमिक या फिर सोशल, यानी कि पब्लिक भलाई के लिए। तो ये दो चीज़ों से गवर्नमेंट अपना पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो पहला, अब देखो गवर्नमेंट अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है दो तरीके से, मतलब दो तरीके से रीएलोकेशन आपका जो है वो इफेक्ट होता है। तो पहला होता है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना चाहती है, इन्वेस्टमेंट, ताकि उसमें गवर्नमेंट के चाहती है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदे कोई, तो गवर्नमेंट टैक्स में उसको छूट दे देगी, वहाँ सब्सिडी दे देगी प्रोड्यूसर को, जिससे क्या होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उस चीज़ को रोका जाए तो टैक्स बढ़ा सकती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हार्मफुल कंजम्पशन की जो गुड्स है वो ना बने, तो वो क्या करेगी, लिकर, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट को क्या करेगी, हैवी टैक्स लगा देती है। इसलिए गवर्नमेंट आप देखते हो कि हैवी टैक्स लगाती है, फिर भी लेकिन लोग लेते हैं, फिर वो अलग बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है जैसे खादी प्रोडक्ट होते हैं जो हाथ से बने हुए होते हैं, वो लोग खरीदे, तो गवर्नमेंट क्या देगी, वहाँ सब्सिडी दे देगी, यानी कि छूट दे देगी, जिससे क्या होगा, सस्ता प्रोडक्ट बनेगा तो हम ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट को खरीदवाने के टैक्स कंसेशन सब्सिडी दे देती है। या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली खुद ही प्रोड्यूस कर देती है गुड्स सर्विस। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता प्रोड्यूस, जैसे वाटर सप्लाई, भाई ये थोड़ी प्राइवेट सेक्टर करेगा। साफ सफाई, सैनिटेशन, ठीक है, टॉयलेट वगैरह, लो एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, या डिफेंस पे खर्चा करना है, ये सब होता है पब्लिक गुड्स। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती है। तो अपने गवर्नमेंट जब ये गवर्नमेंट बजट बनाती है तो ये चीज़ का ध्यान रखती है कि हमें किस सेक्टर में कुछ पैसा ज़्यादा कहाँ देना है, कि उसके हिसाब से कैसे देगी, वो टैक्स कंसेशन सब्सिडी दे देगी, या किस सेक्टर में पैसा रोकना है तो इसका इस्तेमाल करेगी, या किस सेक्टर में मुझे गुड्स और सर्विस खुद बनाने हैं ताकि वहाँ पर पब्लिक के लिए बेनिफिट हो, पब्लिक के भलाई के लिए, हम सोशल भलाई के लिए काम करें, तो कैसे वहाँ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, ये सोच के करती है पहले। अब आप ये सोच रहे होगे कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, उसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए, पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि
सभी लोग कंज्यूम करते हैं एक साथ। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन का खाली यूज़ करता है, ठीक है ना। पब्लिक गुड्स होता है सभी के लिए। पब्लिक का मतलब क्या है, सभी के लिए। जैसे कि स्वास्थ्य, नेशनल डिफेंस है सभी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए। तो पब्लिक गुड्स जो है उसके दो मेन फीचर है, वो नॉन रिवीरियस होता है। मतलब ये सबके लिए अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। जैसे पब्लिक पार्क की बात करें तो उसका बेनिफिट जो है सभी के लिए मिलेगा। एक पब्लिक पार्क बना दिया तो कोई भी पार्क में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया आपको भैया ये नहीं पार्क में आने के लिए भाई आपको ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, मतलब कि आप किसी से वही वो बेनिफिट आप ले नहीं सकते, छीन नहीं सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए पब्लिक गुड्स जो है नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। आपको भैया कोई फीस नहीं देनी, कोई पैसा नहीं देना, कोई भी बंदा आके यूज़ कर सकता है। प्राइवेट गुड्स सबके लिए नहीं होता क्योंकि उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। पब्लिक फ्री के लिए होता, फ्री होता है सबके लिए। तो इस जैसा कोई चॉकलेट है, कोई बेनिफिट तभी ले सकता है जब वो पैसा देगा, ठीक है ना। तो कि सबके लिए नहीं है पब्लिक प्राइवेट गुड होता, पब्लिक गुड सबके लिए होता है। ये समझ आ गया, प्राइवेट गुड सबके लिए नहीं होता, पब्लिक सबके लिए होता है। तो अगले हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव ही, जैसे सबसे उसके बाद है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। यानी कि भैया कोई गरीब और अमीर के बीच में ये भेदभाव खत्म करना। तो गवर्नमेंट जो है वो एक इस भेदभाव को, जो इनकम और वेल्थ का भेदभाव है, किसी में पैसा ज़्यादा है किसी में कम है, वो कैसे ख़त्म कर सकती है, बजटरी पॉलिसी से। गवर्नमेंट का कैसे ये करेगी, वो कर सकती है टैक्स इम्पोज करके, कि जो अमीर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ। इसलिए आप देखोगे तो जो टैक्स के इनकम टैक्स के रेट होते हैं वो बेसिकली जो जिसके बाद ज़्यादा इनकम होती है वो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से टैक्स का सिस्टम ला रखा है और वो ज़्यादा काम करेगी गरीबों के लिए, गरीब की भलाई के लिए ज़्यादा काम करेगी। जैसे कि फ्री एलपीजी सिलेंडर देना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, या फिर जो जो आपके जो जो अनाज है वो भी फ्री में देना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके बीपीएल राशन कार्ड के थ्रू, इस तरीके से, ताकि बीपीएल वाले थोड़ा सा आगे बढ़े, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे कंट्री के रहते। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होते हैं बहुत बड़े लेवल पे वो कम से कम हो। जैसे कभी एकदम से प्राइस बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी गवर्नमेंट कैसे करती है ये फ्लक्चुएशन कंट्रोल, अपने टैक्सेस और खर्चों से। गवर्नमेंट यही काम है, टैक्सेस और खर्चों से कर सकती है। अगर कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया, कोई इन्फ्लेशन आ गया, याद करो इन्फ्लेशन प्रेशर आया था ना, मैंने क्या बताया था जब पिछले चैप्टर में भी, कि जब एडी ज़्यादा होता है एएस से, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो इन्फ्लेशन आ जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट फिर उसको एडी को कम करने, डिमांड को कम करने के लिए क्या करती है, अपने खर्चे घटा देती है। क्योंकि उसको पता है, मल्टीप्लायर आपने पढ़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करती है तो वो खर्चा किसी के लिए इनकम होती है और वो ही इनकम एडी बढ़ा देता है, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देगी। अगर डिफ्लेशन आ गया कंट्री के अंदर, मंदी आ गई, बिल्कुल कोई सामान खरीद नहीं रहा, तो उसको क्या करे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चे बढ़ा देगी। वो खर्चे किसी के लिए इनकम बन जाएगा, एडी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ाएगी, टैक्स में छूट देके, सब्सिडी में छूट, सब्सिडी देके। तो गवर्नमेंट इस तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करती है और इनकम और इनइक्वालिटी को ख़त्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट देखो अपने पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेजमेंट के लिए ये बजट बनाती है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, एयर इंडिया है, पता नहीं क्या क्या है, जो पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट के लिए है, वो बेसिकली एस्टेब्लिश हुए हैं पब्लिक की वेलफेयर के लिए खाली। बहुत सारी ऑयल कंपनीज है, बहुत सारी सिलेंडर वाली कंपनी है, इंडियन ऑयल, इंडियन, ठीक है, तो बहुत सारे हैं। तो वो बजट क्या करता है, बजट बेसिकली उस ऑब्जेक्टिव से प्रिपेयर होता है कि भैया मुझे इन सभी एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए जो भी चीज़ें पैसा चाहिए वो पैसा इनको भी देना है, जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए इनको वो इनको भी देनी है, क्योंकि वरना वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बंद हो जाएगी, वो पैसा ही नहीं कमा पाती ज़्यादा, इसलिए। और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है कंट्री में। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है भैया, जीडीपी में ग्रोथ करना। तभी तो आपने देखा होगा हर बार न्यूज़ में चलता है भाई जीडीपी ग्रोथ बढ़नी चाहिए। हमारी ग्रोथ देखी जाती है जीडीपी से। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हमारे एक इकोनॉमी में कितने गुड्स और सर्विस बन रहे हैं एक साल के अंदर। तो जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ, उतना ज़्यादा कंट्री की ग्रोथ। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट का इस्तेमाल करती है। यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बजट के थ्रू टैक्स रिबेट देगी, टैक्स में छूट देगी, या कोई बहुत सारे इंसेंटिव देगी, कुछ बहुत सारे
वेंचर्स को या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, कोई अगर कोई बंदा पैसा लगाना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है, तो उनको पैसा देगी, उनको टैक्स रिबेट देगी। तभी आप देखो स्टार्टअप, कोई भी गवर्नमेंट, अगर कोई बंदा स्टार्टअप करना चाहता है तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ने खोला था, जिससे आप जाके जो आपका प्रोजेक्ट है उनके लिए आप पैसा मांग सकते हो गवर्नमेंट से, या फिर टैक्स रिबेट मांग सकते हो। तो आप इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को पता है इससे हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा पैसा आएगा लोग कंट्री में, उतना ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेगी गवर्नमेंट, हाईवे बनाना, रोड्स बनाना, गवर्नमेंट को पता है ये बात, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही ज़्यादा पैसा जनरेट होता है कंट्री के अंदर, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। उतना ज़्यादा लोगों को पैसा आएगा, उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा गुड्स सर्विस बढ़ेगी। देखो जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, जितना ज़्यादा एडी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा, उतना, क्योंकि अगर डिमांड कर रहे हैं लोग तो गवर्नमेंट, तो सबको पता है कि भैया उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा एडी बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है सब चीज़ें, क्योंकि अगर ज़्यादा टैक्स रिबेट दे दी, यानी गवर्नमेंट को टैक्स रिबेट लेने के लिए बाहर से लोन लेना पड़ता है, ज़्यादा लोन ले लिया तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप देखोगे गवर्नमेंट फंसी पड़ी है, लोन ज़्यादा ले लेती है बाहर से, इन सब भलाई के काम के चक्कर में। भलाई के लिए आपको पैसा होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर से लोन ले रहे हो, ठीक है। अगले देखिए दो ऑब्जेक्टिव और कौन कौन से है, वही चीज़, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी कि जो भैया भेदभाव खत्म कर देना। पहले तो इनकम वेल्थ की बात करते हैं, ये कहते हैं कि भैया कहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट है, कहीं पे कम है, कुछ इलाका पिछड़ा हुआ है, कुछ बिल्कुल बढ़िया है, तो इसको ख़त्म करना। तो गवर्नमेंट बजट का मेन एक और काम होता है रीजनल डिस्पैरिटी ख़त्म करना, अपनी टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू, कि वहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट खोलना जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर अगर हम खोलेंगे तो वहाँ भी डेवलपमेंट हो जाएगी, तो रीजनल डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा कि बैकवर्ड इलाके में कोई काम ही नहीं करता, गवर्नमेंट काम करेगी। गवर्नमेंट ने जैसे एग्जांपल है स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोले हुए हैं बहुत सारे, जो एक्सपोर्ट के लिए काम आते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है स्पेशल, वहाँ पर जो बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर स्पेशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में खोलते हैं ये जानबूझ के, ताकि उनको पता है कि वहाँ पर अगर ये कुछ प्रोडक्शन यूनिट खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, पानी आएगा, बिजली आएगी, सब कुछ आएगा, तो पिछड़ा हुआ इलाका वो ख़त्म हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। गवर्नमेंट का एक और मेन ऑब्जेक्टिव होता है भैया एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। तो गवर्नमेंट बजट का इस्तेमाल करते हैं, कि कैसे इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना, जैसे फ्लाईओवर बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना। ये क्यों बनाती है गवर्नमेंट? इसलिए बनाती है ताकि वहाँ पर अगर जब बनाएगी तो उसके लिए जो लेबर लगेगी, वो लेबर के लिए, लेबर कहाँ से आएगी? लेबर आएगी लोगों से, तो वहाँ पर जॉब मिल जाएगी लोगों को। जब ये बनाएगी तो हज़ारों लोगों को जॉब मिल जाएगी उस चक्कर में। उसके बाद रूरल और अर्बन एरिया में गवर्नमेंट कैसे जॉब बढ़ाती है, बहुत सारी स्कीम है, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पता नहीं क्या क्या स्कीम बना रखी है। हालांकि ये अभी भी प्रॉब्लम है कंट्री के अंदर, प्रॉब्लम तो अभी भी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है इस स्टेप को दूर करने के लिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो बजट में क्या क्या आता है? कंपोनेंट्स का मतलब है कि स्ट्रक्चर ऑफ बजट, बजट में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो बजट में सबसे पहले दो कंपोनेंट होते हैं। तो पहला है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। बजट के दो हिस्से हैं, एक पहले हम रेवेन्यू की बात करते हैं कि पैसे से रिलेटेड, दूसरी बात करते हैं कैपिटल बजट, जिसमें हम कैपिटल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड, कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, खर्चे से, खर्चा कह सकते हो इसे आप। तो पहला है रेवेन्यू बजट में क्या होता है कि इसमें रेवेन्यू एस्पेक्ट की बात करते हैं कि कहाँ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा। बिकॉज कोई भी खर्चा करने के लिए हमें पहले पैसे की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट का पैसा आएगा कहाँ से। दूसरा होता है कैपिटल बजट, इसमें डील होता है कि ये पैसा लगेगा कहाँ पर, ठीक है ना। इसमें एक्सपेंडिचर की बात होती है और साथ में कैपिटल बजट में कैपिटल एस्पेक्ट, यानी कि इसमें क्या बात होती है कि वो चीज़ कि कैपिटल रिलेटेड, यानी कि एसेट जो हमारी खर्च इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कैपिटल बजट में हो गए कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कहाँ से, वो कैसे करेगी और उसका पैसा कहाँ से आएगा। रेवेन्यू बजट में भी यही चीज़ है, पैसा आएगा कहाँ से और वो लगेगा कैसे।
एक और चीज़ दूसरा चीज़ होती है हाउ इट इज़ एलोकेटेड अमंग वेरियस एक्सपेंडिचर, यानी कि एक तो पैसा आएगा कहाँ से, क्लियर, रेवेन्यू वाला पैसा कहाँ से आएगा और वो पैसा लगेगा कहाँ पर। दूसरा होता है कैपिटल बजट में, वो भी वही चीज़ बात करें कैपिटल एस्पेक्ट से रिलेटेड कि कैपिटल से रिलेटेड पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल से रिलेटेड पैसा लगेगा। अभी ये समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल। और इसको हम बजट को दो हिस्सों में डिवाइड तो कर दिया, बजट को हम और भी तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि पैसे से रिलेटेड, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, क्योंकि बजट के दो हिस्से हैं, एक तो पैसा आएगा कहाँ से और दूसरा लगेगा कैसे। तो पहला है बजट रिसिप्ट, आएगा कैसे पैसा। बजट रिसिप्ट का मतलब कि एस्टिमेट करना कि मुझे कितना पैसे की ज़रूरत है, कहाँ से पैसा आएगा गवर्नमेंट का, जितने भी सोर्सेस है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक साल के अंदर वो बजट में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। अब देखिए बजट रिसिप्ट ना दो तरीके की होती है, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक तो होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि जो गवर्नमेंट के जो पैसे हैं या तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स वाले होते हैं या कैपिटल रिसिप्ट वाले। क्या है दोनों में फ़र्क, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। जो रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें थे ना वो इसी के अंदर आएगा, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, रिवेन्यू वाला, और वो लगेगा कैसे। तो पहले रिवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे हैं कि वो क्या होता है। तो देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ऐसे रिसिप्ट जिसकी वजह से ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है गवर्नमेंट के ऊपर, ना ही कोई एसेट उसका कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, उसे बोलते हैं। यानी कि ऐसे इनकम जो रेगुलर होती है गवर्नमेंट की, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में मिलती रहती है, रेगुलर है, मिलती रहती है, उनका काम ही यही है। तो जो ऐसा नहीं है कि कभी कभार मिल रही है, बार बार मिलती रहती है, उनके नॉर्मल जो भी वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। अब इसमें दो ही मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, एसेट क्रिएट होता है। इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि भैया टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, आपके ऊपर टैक्स लगाया, टैक्स से इनकम आई गवर्नमेंट को, तो क्या इससे लायबिलिटी क्रिएट होगी गवर्नमेंट की? नहीं, क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं है, ये आपका नुकसान है। गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट देगी, टैक्स निकलवा लेगी, लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुई, ठीक है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही तो कोई रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट कोई पैसा उधार में ले रही है किसी से, ये तो उधार में लिया नहीं, अगर उधार में ले रही है तो चुकाना पड़ता है, तो वो लायबिलिटी होती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। या फिर आप देखो, मान लो कि कंपनी, पब्लिक कंपनी है गवर्नमेंट की, उसके शेयर बेचे तो पैसा आया, लेकिन इसकी वजह से गवर्नमेंट के एसेट कम हो जाते हैं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर, जो गवर्नमेंट की कंपनी का शेयर था वो एसेट था। एसेट का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर में आपको कोई ना कोई पैसा देगा, जिसको बेच के आप पैसा कमा सकते हो। बट शेयर आपने जो बेचा, इसकी वजह से क्या, शेयर क्या था, एक एसेट, जो कि फ्यूचर में आपकी फ्यूचर में कैसे पैसा कमा सकते थे, बट आपने उसको बेच दिया, तो उसकी वजह से एसेट कम हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कोई एसेट क्रिएट नहीं होना चाहिए, नॉट कॉज डिक्रीज इन एसेट। अगर ये एसेट कम हो रहा है तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, समझ गए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के फिर इसका मतलब दो ही सोर्स होते हैं, देखो ध्यान से, गवर्नमेंट का पैसा कमाने के दो ही सोर्स है। अगर कोई वो चाहता है कि भैया अब एसेट कम ना हो, लायबिलिटी ना बने, तो उसके लिए क्या तरीका है, दो ही सोर्स है। पहला होता है या तो टैक्स से कमाए, टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा हो सकता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। दो ही तरीके हैं, या तो टैक्स लगा के गवर्नमेंट पैसा कमाती है या नॉन टैक्स से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कैसे होता है या होता क्या है। तो टैक्स रेवेन्यू का मतलब वही है कि भैया जब गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसा कमाती है, उनको टैक्सेस से पैसा मिलता है, या फिर कोई भी अदर ड्यूटी, गवर्नमेंट ने कुछ भी कोई भी ड्यूटी लगा दी किसी भी फॉर्म में, वो पैसा कमा रही है गवर्नमेंट, दैट इज टैक्स रेवेन्यू। तो ये इट इज़ यूनिलैटरल पेमेंट और कंपल्सरी पेमेंट होती है। यूनिलैटरल का मतलब एक साइड मिलती है, खाली एक दूसरी, गवर्नमेंट को सिर्फ एक साइड से पैसा मिलता है कि जिस पे टैक्स लगाया उसी से पैसा मिलेगा, या फिर उससे रिलेटेड किसी और से, यानी कि एक बंदे से ही पैसा मिलता है। वन साइडेड पेमेंट है, कोई ऐसा नहीं कि दो दो जगह से पैसा मिल रहा है, ठीक है। कंपल्सरी पेमेंट होती है, दैट इज
कि उसको देना ही पड़ेगा, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, वो मना नहीं कर सकता कि मैं पेमेंट दूंगा। इसलिए मैं कह रहा था कि लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती इससे, क्योंकि आपको देना ही पड़ेगा। और इसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए स्पेंड करती है, कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल में, ठीक है, लोगों के लिए स्पेंड करती है पैसा। कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने लिए स्पेंड कर रही है। ये भी आपका दो तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स एक तो होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो दो तरीके से गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्सेस जो गवर्नमेंट लोगों की प्रॉपर्टी पे लगाती है या फिर इनकम पे लगाती है, इंडिविजुअल और कंपनी की, और इसका जो बर्डन है वो किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते आप। दैट इज डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने ए के ऊपर टैक्स लगाया, ए के इनकम के ऊपर, और अब गवर्नमेंट ने अगर इसके ऊपर टैक्स लीव किया यानी कि लगाया, तो इसी को ही पे करना पड़ेगा। जिसके ऊपर टैक्स लगा उसी को पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया में क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? लोगों की इनकम के ऊपर लगता है। तो जिसकी इनकम होगी उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, और वो अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। यानी कि ये नहीं कह सकता कि चलो मेरी जगह पे ये टैक्स दे देगा, ना, वो ही टैक्स देगा। ध्यान रखना बात को, ठीक है। दैट इज डायरेक्ट टैक्स। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि शिफ्ट आप कर सकते हो, जिसका बर्डन टैक्स पे करने का आप शिफ्ट कर सकते हो किसी और पर्सन पे। ये ज़्यादातर सारे टैक्सेस आप गुड्स और सर्विस पे लगते हैं, गवर्नमेंट इनको गुड्स और सर्विस पे लगाती है। अब देखो इसको समझो कैसे। ये मान लेते हैं गवर्नमेंट ने ए है जो कि सप्लायर है, जो सामान बेच रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगाया, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, इसके ऊपर लीव हुआ टैक्स, बट इसने क्या करा? अपना बर्डन बी पे शिफ्ट कर दिया। बी कौन है? कस्टमर, जो सामान खरीद रहा है। तो ए ने अपना बर्डन बी पे, यानी कि ए ने क्या करा? यही टैक्स को बी पे लगा दिया, और बी ने ए को पे करा, और ए ने उसी टैक्स जो बी से लिया वही आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो ए ने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया। ए ने क्या करा? बी से लेकर एक गवर्नमेंट को पे करा। तो ए क्या बन गया? एक ऐसा बंदा जो इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स तो पे कर रहा है बट इनडायरेक्टली पे कर रहा है गवर्नमेंट को, असल में पे कोई और कर रहा है। जो लगा किसी और पे कोई और कर रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस पे ही लगता है। और हमारे इंडिया में सबसे बड़ा एग्जांपल अभी के लिए क्या है? जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कि हमारे इंडिया में लग रहा है। वो किसके ऊपर लग रहा है? गुड्स और सर्विस पे। और एक्चुअल में आप समझ रहे होगे कि पे कौन करता है? ये कस्टमर पे करता है ना। असल में कस्टमर पे कर रहा है ये, या फिर आप कह सकते हो कंज्यूमर, जो सामान खरीद रहा है वो पे कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। जीएसटी से पहले बहुत सारे और भी टैक्सेस थे, लेकिन उसको ख़त्म करा गया। अब जीएसटी है सिर्फ। और भी है, जैसे कि अभी जीएसटी के अलावा और भी है इंडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी। कोई आप सामान इंपोर्ट करते हो, बाहर से खरीदते हो, तो उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है। जीएसटी जैसे कि और किसी चीज़ पे नहीं, अल्कोहल पे नहीं लगता अभी भी टैक्स, और टोल टैक्स अभी भी लगता है, ठीक है। कुछ ऐसे टैक्सेस है वो अभी भी लगते हैं। तो ये सब जो आपको समझना है। और एक और बात समझने वाली बात है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आप कंपलसरी नहीं है, अवॉइड कर सकते हो। इट कैन बी अवॉइडेड। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स लगा तो सप्लायर भाग जाएगा, पे करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप वो सामान खरीदोगे ही नहीं जिसके ऊपर टैक्स लगता है। यानी कि आप क्या कर सकते हो? अवॉइड कैसे कर सकते हो? बाय नॉट एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन। यानी कि टैक्स तो आपके ऊपर तब लगेगा ना जब आप सामान को बेचोगे। लग किसके ऊपर है टैक्स? मुझे बताओ। लग रहा है इसके ऊपर। तो अगर ये सामान बेचेगा ही नहीं तो टैक्स लगेगा ही नहीं। या अगर वो सामान बेचेगा जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी में से बहुत सारे सामान है जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, तो अगर आप वो सामान बेचोगे तो आप बच जाओगे। इसको कहते हैं अवॉइड करना। आप बच जाओगे पेमेंट करने से, समझ गए। तो ये चीज़ होती है। आइए दोनों का डिफरेंस भी आप देख लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का। कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो इंडिविजुअल कंपनी पे लगता है, बट ये गुड्स और सर्विस पे लगता है, ठीक है। ये गुड्स और सर्विस पे लगेगा, सामान के ऊपर लगता है। पे कौन करता है? सप्लायर, ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्टली पे करता है।
उसके बाद बात करें तो शिफ्ट ऑफ बर्डन, बर्डन शिफ्ट इसमें नहीं हो सकता, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स लगा, इम्पैक्ट और इंसिडेंट उसी को पे करना पड़ेगा, बट इस पे बर्डन शिफ्ट हो सकता है, जिसके ऊपर टैक्स लगा वो नहीं पे करेगा, कोई और पे कर देगा। नेचर, ये प्रोग्रेसिव नेचर है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रेट कैसे है, जैसे कि 30% इनकम होगी, 30% टैक्स लगेगा अगर आपकी इनकम मान लो 30 लाख से ऊपर है। मैं एग्जांपल देता हूँ, तो अगर आपकी इनकम भैया इसके ऊपर होगी तभी आपके ऊपर, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, उसका परसेंटेज ज़्यादा बनेगा। तो जितनी ज़्यादा इनकम होती है किसी की उतना ज़्यादा फिर किसी के ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगता है। बट ये ऐसा नहीं है, ये प्रोपोर्शनल नेचर है। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप सामान बेचोगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये। कवरेज की बात करें तो ये लिमिटेड लीज है, ज़्यादा सेक्शन कवर नहीं होते, तो इस पर ज़्यादा कलेक्शन नहीं होती गवर्नमेंट की डायरेक्ट टैक्स से। बट इनडायरेक्ट टैक्स बहुत वाइड कवरेज है, क्योंकि सामान बिकता रहता है सोसाइटी में, तो ये ज़्यादा कवरेज होता है इससे। जैसे कॉरपोरेशन टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये जिसके ऊपर लगता है वही पे करता है, कंपनी पे लगता है। ये जीएसटी गुड्स सर्विस पे लगता है, लगता किसी और पे कोई और करता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, ये कैपिटल गेन के ऊपर लगता है, कोई आपने शेयर वगैरह बेचा। ये अगली बात करते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू की। नॉन टैक्स रिवेन्यू का मतलब है कि ऐसा गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो कि बहुत सारे सोर्सेज से आता है टैक्स के अलावा। जितने भी टैक्स के अलावा सोर्सेज बच गए वो सारे गवर्नमेंट के क्या बन गए, नॉन टैक्स रिवेन्यू। जैसे कि इंटरेस्ट की पेमेंट, गवर्नमेंट ने किसी को, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, यूनियन टेरिटरी को लोन दिया, या प्राइवेट कंपनी को, किसी को भी लोन दिया, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये आपका रेवेन्यू है। या कोई प्रॉफिट और डिविडेंड, गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जैसे कि इंडियन रेलवे, एलआईसी, वहाँ से जो प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाती है वो, या फिर आपको डिविडेंड मिल रहा है, किसी कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है गवर्नमेंट ने, तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, वो भी आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। या कोई फीस मिल रही है, फीस क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट ने कोई चार्जेस इम्पोज करे, ठीक है, अपनी जो सर्विस है, सर्विसेज की कॉस्ट को रिकवर करने के लिए फीस लगा दी ना गवर्नमेंट ने। जैसे होता है ना कि कोर्ट की फीस, भैया कोर्ट में आप जाओगे फीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवाओगे कंपनी की फीस देनी पड़ेगी, इंपोर्ट करोगे कोई सामान फीस देनी पड़ेगी। तो या कोई भी चीज़, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी काम करते हो तो वहाँ पर फीस लगती है ना, तो वो फीस ही गवर्नमेंट का रिवेन्यू है। लाइसेंस फी भी होती है। लाइसेंस फी क्या होता है, कोई भी किसी चीज़ की परमिशन देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, चार्जेस इम्पोज कर देती है। फॉर एग्जांपल आपको गन लेना है, आपको है ना, आपको गोली चाहिए, गन चाहिए, तो गन का परमिशन लेनी है, फीस देनी पड़ेगी, लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई आपको लाइसेंस बनवाना है, आपको याद है ना, लाइसेंस बनाना है आपको, तो वह भी आपको फीस देनी पड़ी थी, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट कई बार फाइन्स लगा देती है, पेनल्टी लगा देती है। आपने देखा होगा कई बार आपने कोई लॉ कानून तोड़ा तो उसके ऊपर फाइन लग जाता है ना, फाइन लग जाता है ना, पेनल्टी लग जाती है। जैसे आपने कोई रेड लाइट जंप करी, फाइन लगा देंगे ऊपर, ये करा फाइन लगा देंगे, ये करा फाइन लगा देंगे, बहुत सारे फाइन लगते हैं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद एस्टेट्स का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी जिसकी पर्सन की है और जो मर गया और उसका अगर कोई लीगल है नहीं है तो वो गवर्नमेंट की हो जाती है, वो गवर्नमेंट उसे क्लेम कर लेती है, उसको बोलते हैं एस्टेट्स। मान लो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं मर गया, मेरे साथ कोई नहीं है रहने वाला, तो वो गवर्नमेंट की हो जाएगा। गिफ्ट और ग्रांट्स, कई बार गवर्नमेंट को गिफ्ट और ग्रांट मिलता रहता है दूसरी गवर्नमेंट से या कोई बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी होता है। जैसे कि आपको कोई वार हो रहा है, चल रहा है, तो वार के दौरान आपको पैसा मिल गया, फ्लड चल रहा है तो किसी के दौरान आपको पैसा मिल गया, ग्रांट मिल गया, फ्री में होता है सब कुछ। फोर फीचर का मतलब क्या होता है, फोर फीचर का मतलब यही होता है कि ये पेनल्टी होती है। जैसे कि अगर कोई कोर्ट में केस, ये कोर्ट लगाती है पेनल्टी। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया गया, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी ने तोड़ दिया तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगी, कोर्ट लगा देगा पेनल्टी, वो जाएगा गवर्नमेंट पे, तो उसको बोलते हैं फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, ख़त्म करना। स्पेशल असेसमेंट, कई बार गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है प्रॉपर्टी ओनर से
जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट बढ़ रही होती है ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है मेट्रो स्टेशन के पास, ठीक है, उसकी बढ़ती जा रही है, मेट्रो स्टेशन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी देखो भैया आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हमने मेट्रो स्टेशन बनाया, अगर मेट्रो स्टेशन ना होता ना तो कोई ना आता आपके वहाँ पर, तो भैया इसके पैसे दो स्पेशल असेसमेंट का, समझ गए। तो ये सारे होते हैं। अब देखो टैक्स और नॉन टैक्स का फ़र्क क्या है। टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट को टैक्सेस और ड्यूटी से पैसा मिलता है, लेकिन इसमें उसके अलावा सारे मिलते हैं। नेचर क्या है, ये कंपलसरी होता है। ये कंपलसरी कहाँ है भैया, ये कंपलसरी थोड़ी है, फीस लगा दी है, पेनल्टी लगा दी, कंपलसरी नहीं है। गिफ्ट और ग्रांट जो इन्हें कभी कभी कभार मिल सकता है आपको, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। ये तो तभी मिलेगा जब कोई सर्विस ऑफर करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। और बेनिफिट की बात करें, इसका कोई आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता। आप कोई टैक्स पे कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, तो डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है लोगों की भलाई के लिए। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें सर्विस के बदले में पैसा मिल रहा है, यानी कि ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो उसको तो फ़ायदा हो रहा है ना जिसको सर्विस मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस देगी तभी तो पैसा मिलेगा। सर्विस क्या दे रही है, जैसे यहाँ देखो फाइन पेनल्टी तब मिलेगी ना जब कोई सर्विस देगी, यानी कि रेड लाइट बनाई हुई है, ये सारी सर्विस है। गिफ्ट और ग्रांट तभी मिलेगा जब कुछ चल रहा हो, ठीक है ना, सर्विसेज के बदले में ही तो मिलेगा। या फिर आप देखो ये वाली जो इनकम है, ये फीस भी तभी मिलेगी ना जब गवर्नमेंट कोर्ट बनाएगी, रजिस्ट्रेशन बनाएगी। लाइसेंस फी तब मिलेगी जब गवर्नमेंट लाइसेंस देगी। तो ये सब सर्विस के बदले में आपको मिल रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि इनकम टैक्स, ये सब आपको पता है, ये इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब उल्टा है बिल्कुल जो रेवेन्यू रिसिप्ट था, कि उसमें कोई एसेट कम नहीं होता, लायबिलिटी नहीं बनती। इसमें क्या है, ऐसे रिसिप्ट है जिससे लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की, और या फिर एसेट कम हो जाते हैं गवर्नमेंट के। तो दो चीज़ें हैं, या तो लायबिलिटी बनेगी या फिर एसेट कम हो जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट अगर पैसा उधार में ले रही है किसी से, किसी भी बैंक से पैसा उधार में ले रही है, तो भैया ये लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये पे करना पड़ेगा कभी ना कभी, तो आपको फिक्स टाइम पीरियड होता है। बट अगर किसी से टैक्स ले रही है तो वो थोड़ी पे करना है किसी को। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट, जैसे मैंने पीछे समझा था कि कोई शेयर बेच दे गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक एंटरप्राइज के, तो इससे आपका नुकसान हुआ, एसेट कम हो गए आपके, क्योंकि वो शेयर क्या होता है, एसेट, क्योंकि आप वो वैल्यू बढ़ती है तो आप पैसा कमाते हो शेयर से, बट आपका ये नुकसान हो गया। समझ गए बात को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सोर्सेज क्या हो जाएंगे फिर गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट के। एक तो बोरोइंग, यानी कि अगर गवर्नमेंट किसी से पैसा फंड लेती है किसी भी चीज़ से, कोई भी आपका खर्चा पूरा करने के लिए, तो ये आपका बोरोइंग आपका लायबिलिटी क्रिएट करता है। जैसे कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले रही है, या कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है, IMF से लोन ले रही है, तो भैया आपकी लायबिलिटी हो जाती है। आज भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन ले रखे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है। या फिर लोन की रिकवरी करने के लिए गवर्नमेंट एक और लोन ले रही है। ये भी आपके लिए क्या है, ये भी बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ी। जैसे गवर्नमेंट ने एक तो है कि ये चीज़ कह रहा है कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, लोन की रिकवरी करने के लिए आपने एक और लोन नहीं दिया, वो तो बोरिंग में आ जाएगा। लेकिन लोन की रिकवरी करने के लिए आपने लोन दिया किसी को, ताकि आपके ऊपर आपके इंटरेस्ट पेमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। तो इससे क्या हुआ, आपके एसेट कम हो गए गवर्नमेंट के। एसेट कैसे कम हो गए? क्योंकि जो पैसा है गवर्नमेंट का वो एसेट होता है, वो पैसा किसी को दिया लोन की फॉर्म में, तो आपका एसेट कम हो गया इस चक्कर में, पैसा एसेट होता है। या फिर कोई अदर रिसीप्ट, मान लो डिस इन्वेस्टमेंट करी, आपने अपने शेयर किसी को बेच दिए, या कुछ परसेंटेज अपना शेयर पब्लिक सेक्टर का किसी गवर्नमेंट को जो था वो बेच दिया, तो वो आपके एसेट कम हो गए, एसेट कम हो गए। या फिर आपने कोई स्मॉल सेविंग है, आपने अगर फंड रेज किया पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, मतलब आपने पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप हमें ऐसा करो, पैसा रख दो हमारे पास। आप रखते हो ना पोस्ट ऑफिस में, कई बार पब्लिक क्या करती है, सेविंग अकाउंट खोल लेती है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र होता है। इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है पब्लिक को वापसी। समझ गए? तो देखो ये चीज़ है। एक देखो ऐसे दो तरीके की होती है रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट भी। एक होता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि ऐसे रिसिप्ट जिससे आपको डेट बनता है, जो आपको पे करना होता है गवर्नमेंट को। एक होता है ऐसे कैपिटल रिसिप्ट जिससे कोई डेट नहीं बनता, मतलब ये कोई डेट नहीं बनता, इससे क्या होता है, एसेट कम होता है बस आपका, उसे बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि डिस इन्वेस्टमेंट था, रिकवरी ऑफ लोन था, इससे एसेट कम हो रहा था।
अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल सीलिंग। रेवेन्यू जैसे मैंने बताया लायबिलिटी नहीं बनती, एसेट कम नहीं होता, इसमें होता है। ये रेगुलर नेचर का है, ये रिकरिंग और रेगुलर यानी कि बार बार होती रहती है। रेवेन्यू रिसिप्ट तो होती रहती है, गवर्नमेंट को ये डे टू डे बेसिस पे पैसा कमाती रहती है। लेकिन ये इरेगुलर है, नॉन रिकरिंग। बार बार आप गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी अपना शेयर बेच देगी, बार बार ऐसा नहीं करेगी लोन लेगी। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, कोई इसमें फ्यूचर का ऑब्लिगेशन मतलब पैसा देने का, किसी को पैसा देना नहीं है इसमें देना पड़ता है कई बार। एग्जाम्पल, इसमें टैक्स रिवेन्यू जैसे कि नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है, इसमें बोरिंग डिसइन्वेंचर। समझ गए बात को? तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे पहले हम चलो समझ लेते हैं बजट एक्सपेंडिचर। पहले देखिए बजट एक्सपेंडिचर क्या थे। जैसे हमने पहले बात करी बजट रिसिप्ट की, कि बजट रिसिप्ट दो तरीके के थे। बजट रिसिप्ट का मतलब कि गवर्नमेंट का पैसे, एस्टिमेटेड पैसा गवर्नमेंट जब करती है फिस्कल ईयर में कि कितना मुझे पैसा चाहिए, ऐसे ही जब गवर्नमेंट ये एस्टिमेट करती है कि मुझे कितना खर्चा करना है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, वो बजट एक्सपेंडिचर है। वो दो तरीके का होता है, वही रेवेन्यू या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू। रेवेन्यू आप समझ गए होंगे, एसेट और लायबिलिटी का पंगा है कि एसेट लायबिलिटी नहीं, ऐसे वो जैसे उसमें था कि उसमें लायबिलिटी नहीं बनती, एसेट कम नहीं होते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जो कि गवर्नमेंट के ना तो एसेट बनाते हैं, क्योंकि जब हम खर्चा करते हैं या तो एसेट बनता है कई बार, या फिर लायबिलिटी कम होती है। बट इसमें दोनों चीज़ें नहीं होती। जब भी हम किसी को पैसा पे करते हैं या कोई खर्चा करते हैं, या तो वो खर्चा से एसेट बनेगा या तो लायबिलिटी बनती है। लेकिन अगर दोनों चीज़ें ना हो, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर ना तो एसेट बनेगा ना लायबिलिटी कम होगी, क्योंकि लायबिलिटी का पैसा पे करने के लिए लायबिलिटी कम हो जाती है। और अगर हम कुछ खरीदेंगे, अगर वो कोई ऐसा चीज़ खरीद रहे हैं या ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिससे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एसेट बन जाता है। अगर दोनों चीज़ें नहीं हो रही है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का होता है, यानी कि नॉर्मल खर्चे हैं जो डे टू डे बेसिस पे करते रहते हैं गवर्नमेंट। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, फॉर एग्जांपल सैलरी देनी है किसी को, ये देनी जरूरी है, हर महीने देनी पड़ेगी। पेंशन देती रहनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, किसी को इंटरेस्ट पेमेंट देती रहनी पड़ेगी। तो ऐसे खर्चे जो होते रहते हैं, दैट इज क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट अगर मान लो कोई मेट्रो स्टेशन बना रही है, तो मेट्रो स्टेशन एक लॉन्ग टर्म खर्चा है जो कि गवर्नमेंट के लिए एसेट बनाएगा, जो हमेशा के लिए इनकम करता रहेगा। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। समझ गए? या गवर्नमेंट किसी लोन को पे कर रही है, रीपेमेंट ऑफ लोन, कोई लोन का पैसा किसी को दे रही है, तो ये भी क्या है, ये लायबिलिटी क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट के लिए। लायबिलिटी कम हो रही है, इससे लायबिलिटी कम हो रही है, तो भैया ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये भी नहीं है। समझ गए? ऐसा होता है। ऐसे अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे एसेट बनता है और लायबिलिटी कम भी होती है। तो उल्टा हो गया सब कुछ, नॉन रिकरिंग। वो रिकरिंग था, ये नॉन रिकरिंग है। इसकी वजह से गवर्नमेंट इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक आ जाता है, यानी कि इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जैसे कि मेट्रो स्टेशन, फ्लाईओवर बनाना, इसकी वजह से इकोनॉमी में हमेशा के लिए पैसा आता रहता है। क्योंकि वो जो खर्चा करोगे उससे कोई फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होने वाला। किसी को जॉब मिलेगी, वो मेट्रो स्टेशन आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ पर आना जाना आसान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, किसी को लोन दिया, ठीक है, लोन टू स्टेट्स, ये क्या है, मतलब आपने किसी को अगर लोन दिया तो आपके पैसा कम हो गया, ठीक है। हालांकि ये कौन सी कम, ये लोन देने का मतलब है कि लोन पे किया, लायबिलिटी कम होगी। किसी को लोन पे किया, फ्लाईओवर बनाया, बिल्डिंग बनाया, मशीनरी खरीदी, ये सब क्या है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दो चीज़ें होगी ना, या तो लायबिलिटी, या तो एसेट बनाएगा या लायबिलिटी कम करेगा। एसेट बनाएगा तो भैया कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहा है जो कि क्या है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, जो ऐसा एसेट में जो आपको लॉन्ग टर्म फायदा देगा। अगर किसी को सैलरी दे रहा है तो लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जैसे कि कोई बोरोइंग की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी लायबिलिटी कम कर रहा है। या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि मान लो सिर्फ मैं सिंपल किसी को पैसा दे रहा हूँ, कोई बोरिंग का पैसा नहीं है, तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नहीं होगा, वो कौन सा हो जाएगा, रेवेन्यू। समझ के दोनों पे ये चीज़ डिफरेंस होती है, इस चीज़ को ध्यान समझना। जैसे नीचे लिखा हुआ भैया किसी को सैलरी दे रहा हो, किसी को इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा हो, ये कोई आपका ना तो लायबिलिटी कम कर रहा है ना एसेट बढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये रेवेन्यू हो जाएगा। अब आ जाओगे यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वही चीज़ है भैया, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो ये भैया आपके एसेट ना तो बनाता है ना कम करता है, ना लायबिलिटी कम करता है, ये उल्टा है। इसका पर्पस होता है नॉर्मल रनिंग, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है या कोई जो सर्विसेज देती है गवर्नमेंट, उसको देने के लिए गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं। किसी को सैलरी देनी पड़ेगी, किसी को पेंशन देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, या गवर्नमेंट जो सर्विस देती है लोगों की भलाई के लिए,
वो करने के लिए जो खर्चे करने होते हैं वो करना पड़ेगा रेवेन्यू के लिए। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये कभी कभार होता है, ठीक है। ये इससे एसेट बनाने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म फायदा, अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म फायदा देख लिए तो एसेट बनाएगी, एसेट पे खर्चा करेगी, या गवर्नमेंट लोन की पेमेंट करेगी तो ये अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए करेगी, इसका ये पर्पज़ है। नेचर क्या है भैया, ये ऐसा, ये रिकरिंग नेचर है, बार बार होता रहता है, ये कभी कभार होता है, ये डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए होता है, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन या कैपिटल एसेट, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब जैसे कुछ आइटम कैसे, अगर मैं आपसे पूछूँ कि जैसे कि सब्सिडी पता क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स पे छूट देती है, तो ये एक खर्चा है गवर्नमेंट के लिए। बट ये खर्चा कौन सा है, लायबिलिटी कम कर रहा है, नहीं। टैक्स क्या था, टैक्स जब रिवेन्यू रेसिप्ट था, तो रिवेन्यू रेसिप्ट को करने के लिए जो खर्चा होगा वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। ना तो एसेट कम बन रहा है, ना लायबिलिटी कम हो रही है। कोई डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट खरीदा जर्मनी से, तो भैया ये ऐसा इक्विपमेंट है जो लंबे समय यूज़ करोगे, तो लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट बन रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ग्रांट किसी को दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो ग्रांट देना, ये ग्रांट क्या है, ग्रांट बेसिकली ऐसा खर्चा है जो कि कोई कैपिटल खर्चा नहीं है, ना तो इससे कोई एसेट आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ग्रांट से कोई एसेट आ रहा है, ना तो कोई लायबिलिटी कम हो रही है, ये सिंपल एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्कूल बिल्डिंग बनाना, ये आपका एसेट बन गया जिससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, समझ गए। तो आप कुछ भी आप कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ बजट, जैसे कि एक होता है बैलेंस बजट, अगर गवर्नमेंट कह रही है कि उसका जो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेसिप्ट है, यानी कि जितना भी उसने जितने भी पैसा सोचा कहाँ से आएगा, दो तरीके का पैसा होता है, रेवेन्यू, कैपिटल, उन दोनों को मिला के और उतना ही खर्चा हो गया जितना कि सोचा था, कि रेवेन्यू कैपिटल दोनों मिला के, तो बैलेंस बजट होता है। सरप्लस बजट कब होता है, कि जब उसका जो रेवेन्यू रेसिप्ट या कैपिटल रेसिप्ट दोनों को मिला के वो ज़्यादा बैठ गया, उसने जितना सोचा था कि इतना पैसा लूँगा मैं, और वो ज़्यादा हो गया एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंड। मान लो गवर्नमेंट ने सोचा था कि मैं 1 करोड़ पे कमाऊँगा, 1 करोड़ के लाऊंगा और 2 करोड़ पे खर्चा करूँगा, बट उल्टा हो गया, गवर्नमेंट ने 2 करोड़ पे कमा लिए और खर्चा 1 करोड़ हुआ, तो उसको सरप्लस बोलेंगे, यानी कि पैसा गवर्नमेंट पे ज़्यादा आ गया और खर्चा कम करा। तो इसकी वजह से होगा क्या, अगर गवर्नमेंट ने खर्चा कम करा है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको याद है पिछले चैप्टर में एडी पढ़ा था हमने, नहीं आपने देखा तो वीडियो जो कोई जगह देखी, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा कम करती है इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, महंगाई अगर कम कंट्री में हो रही है, जितना खर्चा कम करेगी उतना आपका इन्फ्लेशन कम होगा। डेफिसिट बजट किसे कहते हैं, डेफिसिट बजट उसे कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने जो पैसा सोचा था वो कम आ गया और खर्चे ज़्यादा हो गए। मान लो गवर्नमेंट ने सोचा था कि यार मैं 2 करोड़ पे इस बार कमाऊंगा और खर्चा 1 करोड़ ही करूँगा, लेकिन उल्टा हो गया, 1 करोड़ पे सिर्फ कमाया, 2 करोड़ पे खर्चा कर दिया, तो उसे डेफिसिट बजट बोलेंगे, यानी कि कमी आ गई बजट के अंदर। तो वो चीज़ हम समझने वाले अब क्या होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आगे आएगी, ठीक है। ये क्या होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि 3 तरह के बजट हो सकते हैं। ऐसा बजट यानी कि जब जितने खर्चे सोचे थे और जितना पैसा कमाना सोचा था वही हो गया। एक है कि सरप्लस, यानी कि पैसा ज़्यादा कमा लिया, खर्चे कम करे। लेकिन एक होता है डेफिसिट बजट, उसी को समझने वाले, यानी कि जब गवर्नमेंट ने जितना खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम हुई गवर्नमेंट की, दैट इज बजटरी डेफिसिट। तो इट रेफर्स टू डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जितना टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है अगर टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू से, यानी कि टोटल खर्चे अगर गवर्नमेंट के ज़्यादा हो गए रिसिप्ट से, तो वो क्या हो गया, डेफिसिट, कमी आ गई। इसका मतलब कमी आ गई, यानी कि अब कमी को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, कमी आ गई ना गवर्नमेंट। तो ये कमी भी 3 तरीके की होती है, एक होती है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। इसी को समझिएगा। रेवेन्यू डेफिसिट तो आप मतलब समझ भी रहे होंगे क्या है। अभी जैसे पीछे हम समझ के आए, रेवेन्यू यानी कि रिकरिंग नेचर में ऐसा होता है, यानी कि इसमें जो खर्चे हैं, कैसे खर्चे हो गए, जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, है ना, जिससे ना तो कोई एसेट बनता है ना लायबिलिटी कम होती है। अभी हम पीछे समझ के आए हैं। तो यानी कि ऐसे खर्चे देखो रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन वही बन गई कि अगर जो उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो गए उसके खुद के खाली रेवेन्यू रेसिप्ट से,
यानी कि इसमें सिर्फ कंपेयर करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट से, टोटल से नहीं। खाली जो रेवेन्यू वाले खर्चे हैं, यानी कि जो नॉर्मल खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, वो ज़्यादा हो गए जो नॉर्मल इनकम गवर्नमेंट की होती है, टैक्स से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से, तो वो उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि ये डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स में या फिर जो गवर्नमेंट सर्विसेज देती है उन पे ज़्यादा खर्चा करती है नॉर्मल डे टू डे, और गवर्नमेंट को टैक्स का या नॉन टैक्स का रेवेन्यू कम आया, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। अब देखो इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन क्या होता है। इम्प्लीकेशन का मतलब इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है। देखो सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि इसका ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाएगी, बिकॉज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए, यानी कि ये वाला जो खर्चे करने के लिए आपको ये वाली इनकम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इनकम नहीं होगी, आपके डे टू डे बेसिस पैसा नहीं आएगा, तो ये गवर्नमेंट अपना डिपार्टमेंट चलाएगी कैसे। तो वही चीज़ है ना कि आप ये वाला खर्चा कर भी नहीं पाओगे। उसके बाद गवर्नमेंट की ये डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट डिस सेविंग कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट अपना पैसा बचा नहीं रही है, खर्च ज़्यादा कर जा रही है। यही तो सेव कर, यही तो डिफाइन कर रहा है इसके अंदर। इसको एक और डिफाइन कर रहा है कि गवर्नमेंट को अब क्या करना पड़ेगा, इस डेफिसिट को, ये डेफिसिट जो आया गवर्नमेंट को, ये डेफिसिट आया वो पूरा करने के लिए अब गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट करना पड़ेगा। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसा नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट को कैपिटल से, यानी कि लोन लेना पड़ेगा बाहर से, या फिर अपने एसेट बेचना पड़ेगा। ये था ना कि या तो लायबिलिटी ग्रेड करो या एसेट कम करो कैपिटल रिसिप्ट में, तो ये करना पड़ेगा। कैपिटल रिसिप्ट को यूज़ करके क्या होता है, दिक्कत ये आ जाती है सबसे बड़ी कि इन्फ्लेशन आ जाता है कंट्री में हमारे इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बोरिंग करेगी उतना ज़्यादा आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन आ जाएगा उतना ज़्यादा, क्योंकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो ज़्यादा खर्चा कर रहे हो कैप एसेट वाला, उससे एडी बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है हमारी कंट्री के अंदर। जितना ज़्यादा ये रेवेन्यू डेफिसिट होगा उतना ज़्यादा वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप गवर्नमेंट फंस जाती है, गवर्नमेंट अपना डिपार्टमेंट चला ही नहीं पाएगी, गवर्नमेंट अपना सर्विसेज जो हमें देती है पब्लिक को वो दे नहीं पाएगी। तो ये वार्निंग सिग्नल है बहुत बड़ा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तभी गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट पे भी पैसा लगा सकती है। वरना अगर यही नहीं होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, तो जितना मर्जी गवर्नमेंट पैसा लगाती रहे, कोई फ्लाईओवर बना दे, कुछ भी बना दे, गवर्नमेंट काम ही नहीं कर सकती। अब इसका क्या तरीका है, इसको रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के लिए आप अपने खर्चे घटाओ। सबसे बड़ा तरीका यही है, या तो खर्चे कम घटाओ या इनकम बढ़ाओ, दो ही तरीके हो सकते हैं ना। खर्चे घटाओ अपने, कि अपने अननेसेसरी खर्चे ना करो, या फिर अपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ, नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा कमाओ, जो भी करना है करो, लेकिन हमारा दिमाग ना खाओ। मतलब कि आप एक्सपेंडिचर कम करो या तो रेवेन्यू कमाओ। नेक्स्ट डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट, इसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। जी हाँ, ये है, जैसे फिस्कल ईयर का मतलब क्या था कि टोटल, यानी कि पूरे साल यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो ईयर होता है, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब जो पूरे साल में आपने जितने भी खर्चे किए, अगर वो ज़्यादा हो गए, टोटल जितना भी आपने पैसा कमाया, एक चीज़ को छोड़ के, एक चीज़ को जिसका नाम है बोरोइंग को छोड़ के, बोरोइंग क्योंकि आपको पता है ना कैपिटल रिसिप्ट होती है, याद करो, उसको छोड़ के जितने भी आपके रिसिप्ट हुए उसको अगर मैं हटा दूँ, तो अगर आपका जो भी फिस्कल डेफिसिट है वो आ जाएगा। यानी कि टोटल जितने भी आपने पूरे साल में फिस्कल ईयर में खर्चे किए, उसमें से माइनस कर दो अगर टोटल रिसिप्ट को, एक चीज़ को छोड़ के जिसका नाम है बोरिंग। क्यों ना माइनस करो बोरिंग को, मतलब यही है इसका फिस्कल डेफिसिट का मतलब भी यही है कि कितना बोरिंग करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 5 करोड़ के खर्चा किया, 2 करोड़ के मैंने सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन 2 करोड़ में बोरिंग को इंक्लूड नहीं कर रहा। बोरिंग मैंने, मान लो मैंने 5 बोरिंग मैंने इसका मतलब कितनी करी है भाई, मान लो 5 करोड़ का अगर खर्चा किया, 2 करोड़ ही पैसा कमा पाया, इसका मतलब जो 3 करोड़ बचा, वो 3 करोड़ क्या है, वो 3 करोड़ है मेरी बोरिंग। मतलब कि मुझे जो खर्चा पूरा करने के लिए, यानी कि जो मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए, वो खर्चे को पूरा करने के लिए वो जो पैसा उधार में लेना पड़ेगा, वही फिस्कल डेफिसिट है। तो उधार को आपको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो उधार आपने लिया है, उसी को तो निकालना है फिस्कल डेफिसिट से। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही यही है कि जो खर्चे आपके ज़्यादा हो गए उसको पूरा करने के लिए कितना आपको लोन लेना पड़ेगा बाहर से, कितना लोन लेना पड़ेगा, वो लोन कितना लेना पड़ेगा वही आपको निकालना है। इसलिए आपको लोन इंक्लूड नहीं करना, वो आपको निकालना है। इसलिए जितना भी आपको टोटल रिसिप्ट में बोरिंग होगी उसको लेना नहीं है,
क्योंकि अगर आपने उसको ले लिया तो फिर आप एक बैलेंस बजट हो जाएगा, यानी कि अगर आपने 5 करोड़ खर्चे किए और 5 करोड़ ही रिसिप्ट हो जाएगी फिर आपकी, तो फिस्कल डेफिसिट होगा नहीं। डेफिसिट उसी तो बोलते हैं, क्योंकि बोरोइंग आप लेते हो उतना ही हो जितने कि आप खर्चे एक्सेस कर देते हो। तो वो जो बोरिंग अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि इतना बोरिंग ली है, तो वो निकालने के लिए कितनी ली है बोरिंग, वो आपको पहले हटाना होगा इसमें से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक्सेस खर्चा पूरा करने के लिए आपने कितना, क्योंकि लोन तो लेना ही पड़ेगा आपको, लोन तो लेना ही पड़ेगा, उसलिए आपको निकालना है। तो देखो इम्प्लीकेशन क्या है, फिस्कल डेफिसिट से होता क्या है, एक डेट ट्रैप, लोन के जाल में फंस जाते हो आप, लोन के जाल में फंस जाते हो। कैसे? आप लोन लोगे, अब आपके कमाई तो होनी थी, तो भैया लोन को चुकाना पड़ता है, लोन को चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एक और लोन लेना पड़ेगा। तो जब आप लोन को चुकाने के चक्कर में लोन लेते रहते हो तो आप लोन के जाल में फंस जाते हो, फिर आपको कंटिन्यूसली इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ती है। आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो आपके डे टू डे खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि भैया आपका लोन का पैसा तो आ नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, लगी जा रहा है, लगी जा रहा है, लगी जा रहा है, तो भैया इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बढ़ रहा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ये बहुत दिक्कत आ जाती है इकोनॉमी, कंट्री में इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा खर्चे करोगे, मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट अगर खर्चा करती है तो उससे एडी बढ़ता है, तो गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी, और एक और चीज़ होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से लोन लेती है, आरबीआई से ज़्यादा लोन लेती है गवर्नमेंट, और आरबीआई को लोन देने के लिए नई करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। याद है आपको? डेफिसिट फाइनेंसिंग उसे बोलते हैं कि लोन को पूरा करने के चक्कर, लोन देने के लिए, वो जो फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करती है, तो उसकी वजह से कंट्री में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा लोगों पे पैसा आता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्री में आ जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा। कई बार गवर्नमेंट बाहर से भी लोन लेती है तो फॉरेन डिपेंडेंस आ जाती है, गवर्नमेंट कई बार आरबीआई के बजाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से लोन लेती है, तो डिपेंडेंस किसी दूसरी कंट्री के लिए बढ़ जाती है। आज भी गवर्नमेंट के बहुत सारे लोन ले रखे हैं, लेकिन अब तो धीरे धीरे फिस्कल डेफिसिट कम होता जा रहा है, यानी कि लोन कम होता जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट का पैसा जल्दी बढ़ रहा है। फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो लोन ले रही है फाइनेंशियल बढ़ा जाता है, और ये फ्यूचर की जनरेशन में ट्रांसफ़र होता रहता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में सिर्फ यही होगा कि लोन कैसे पे किया जाए, तो आप ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ लोन को पे करने पर सोचोगे। समझ गए? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो फिस्कल डेफिसिट का जैसे मैंने मतलब बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, लेकिन इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से कैसे लिखें कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, दो तरीके खर्चे होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, और ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में जो बोरिंग आती है वो नहीं लेनी, इसका मतलब ये है। दूसरी तरह से फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये कह सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि ये जो आपको पता है अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या बोल रहे थे अभी, रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ये, यानी कि आप रेवेन्यू डेफिसिट ले लो, क्योंकि रेवेन्यू में से रेवेन्यू खर्चे में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करते हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट आता है, आप वो ले लो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल रिसिप्ट माइनस करते हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरिंग, तो उसको अलग कर लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, फिस्कल डेफिसिट, यानी कि ये भी एक तरीका हो गया निकालने का। दोनों में डिफरेंस अगर बात करें तो कुछ नहीं है, मीनिंग पहले मीनिंग लिख दो, इंडिकेटर लिख दो। फिस्कल डेफिसिट ये दिखाता है कि टोटल बोरिंग कितना करना पड़ेगा, और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट देखो पैसा नहीं पे कर पा रही, अपना रेगुलर जो पैसा पे करना होता है वो नहीं कर पाएगी, ये दिखाता है। अब देखो फिस्कल डेफिसिट को दूर करना है तो इसका एक दो तरीके है, सिर्फ वही चीज़ कि डेट ट्रैप सिचुएशन, या तो आप डेट ट्रैप सिचुएशन फंस जाओ। वो क्या था, लोन को चुकाने के लिए लोन लो, एक और लोन लो, आप लोन लो, कमर्शियल बैंक से लो, पब्लिक से लो, या बाहर से लो, लोन लो, ये की तरीका है। या फिर आप सोच रहे हो कि पैसा बढ़ाओ, नहीं, डेफिसिट फाइनेंसिंग करो, क्योंकि पैसा नहीं बढ़ पा रहा, तभी तो बात हो रही है यहाँ पर, पैसा नहीं बढ़ पा रहा ना। अब क्या करना पड़ेगा, या तो आपको लोन ही लेना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही यही है। अब लोन लेना पड़ेगा, या तो बोरिंग करो या फिर आप आरबीआई से लोन लो, यानी कि नई करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से लोन लेने के चक्कर में आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करेगी, उसे ही बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, और जिसकी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि इसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, वही लिखा है ना, यही चीज़ है दिक्कत। पैसा तो बढ़ ही नहीं पा रहा गवर्नमेंट का, ये तभी तो दिक्कत आ रही है फिस्कल डेफिसिट, तभी से बोलते हैं पैसा नहीं बढ़ पा रहा। पैसा कैसे बढ़ाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ा सकते हो आप, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट बनाना थोड़ी दिक्कत काम है, ठीक है।
बिकॉज कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ही बोरिंग होता है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाने, देखो यही तरीका है ना, मेरी बात ध्यान समझो। आप कह रहे हो कि पैसा बढ़ाना पड़ेगा, पैसा बढ़ाने का सिस्टम यही तो है, बोरिंग। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर कौन सी रिसिप्ट की बात कर रहे हैं? कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई रिवेन्यू डेफिसिट का दूर करने की बात नहीं कर रहे। रिवेन्यू डेफिसिट में तो रिवेन्यू रिसिप्ट बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन रिवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पर बढ़ा भी दी इस फिस्कल डेफिसिट में, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर लोन को चुकाना है। यहाँ पर आपको टोटल खर्चे को पूरा करना है, उसके लिए आपको कैपिटल रिसिप्ट बढ़ानी है। कैपिटल रिसिप्ट कैसे बढ़ेगी? लोन लेके, एक ही तरीका है। तो ये दिक्कत है यहाँ पर बहुत बड़ी वाली, समझ गए? यहाँ कोई रिवेन्यू रिसिप्ट बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो छोटे मोटा खर्चे पूरा नहीं करना है। यहाँ पर लोन को चुकाने का खर्चा पूरा करना है, या बड़े खर्चे पूरे करने हैं। जो बड़े खर्चे होते हैं उसके लिए आपको लोन ही लेना पड़ता है, समझ गए? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। जी हाँ, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, इसमें ये इसका मतलब होता है कि फिस्कल डेफिसिट जो हमारा है कंट्री का, उसमें से खाली मैं इंटरेस्ट पेमेंट जो पिछले बोरिंग की थी वो माइनस कर दूँ तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। मतलब क्या है? फिस्कल डेफिसिट क्या था? बोरोइंग कितनी करनी पड़ेगी, और अगर बोरिंग में से मैं इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूँ तो उससे क्या निकल जाएगा मेरी? उससे ये निकल जाएगा कि खाली लोन कितना चुकाना पड़ता है गवर्नमेंट को, कि लोन खाली चुकाना कितना पड़ता है इंटरेस्ट को छोड़ के। फॉर एग्जांपल, अगर लोन 5 करोड़ का लिया तो 5 करोड़ का लोन आपको चुकाना पड़ेगा, मान लो 1 करोड़ इंटरेस्ट के साथ। तो एक्चुअल में आपको 6 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है, ना कि 5 करोड़ का। लेकिन अगर मैं 5 करोड़ में से, अगर वो 6 करोड़ में से 1 करोड़ हटा दूँ तो वो प्राइमरी डेफिसिट है। तो टोटल बोरिंग में क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट भी आ जाती है। बट अगर इंटरेस्ट पेमेंट हटा दूँ तो आपको समझ में आ जाए खाली लोन कितने का है, तो वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। इसका इम्प्लीकेशन यही है कि ये आपको डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट की जो बोरिंग है, गवर्नमेंट बोरिंग जो है वो खर्चे कितना पूरा कर देगी इंटरेस्ट को छोड़ के। मतलब क्या है कि मान लो गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का 6 करोड़ का लोन लिया इंटरेस्ट समेत, लेकिन अगर इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो 5 करोड़ आएगा। तो 5 करोड़ का मतलब क्या हो गया कि ये 5 करोड़ का खर्चा किस किस में लगेगा, ये निकालना है। तो मुझे प्राइमरी डेफिसिट से निकालना पड़ेगा कि यानी कि इंटरेस्ट को छोड़ के वो 5 करोड़ का खर्चा कितना कितना होगा, कहाँ का वो पैसा लगेगा, वो निकालना है। तो पहले आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना पड़ेगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा खाली लोन कितने का है। जितने का लोन होगा उतना ही कहीं ना कहीं वो पैसा लगेगा भी, हाँ या ना? वो कहीं ना कहीं पैसा लगेगा, उससे ब्रिज बनेगा, उससे कुछ बनेगा। तो इसलिए वो 5 करोड़ का वो जो खर्चा है वो कितना लगेगा। और अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट निकालना चाहता हूँ खाली, कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट कितनी करनी पड़ती है, वो कैसे निकालूंगा? आप फॉर्मूला इंटरेस्ट पेमेंट को इधर ले जाओ और प्राइमरी डेफिसिट को इधर ले जाओ, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट में से अगर मैं प्राइमरी डेफिसिट माइनस कर दूँ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगी। देखो वही लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज इंटरेस्ट पेमेंट, कि कितनी आपको इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ी थी पिछली बोरिंग्स में, ठीक है, वो आ जाएगा। तो पिछली जितनी भी आपने बोरिंग्स करी उस पर कितना आपने इंटरेस्ट पे पैसा दिया वो हटा दो तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। लेकिन अगर वो निकालना है तो क्या करो, फिस्कल डेफिसिट में से वो प्राइमरी डेफिसिट माइनस कर दो। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? अगर प्राइमरी डेफिसिट कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने इंटरेस्ट पेमेंट इसका मतलब ज़्यादा ली है, आपने बहुत पीछे बहुत सारे लोन लिए थे, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट आपने बहुत ज़्यादा करी है पीछे, इसकी वजह से गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ गया था, ठीक है ना? मान लो अगर गवर्नमेंट का भैया 5 करोड़ का लोन था, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट आपने करी वो 4 करोड़ की करी थी, तो इससे आपको 9 करोड़ का लोन बैठा था। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने पीछे बहुत सारे लोन लिए। तो वही लिखा है ना कि इंटरेस्ट पेमेंट अगर ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट आपका कम आएगा, क्योंकि अगर ये माइनस वाला ज़्यादा आ गया तो ये कम आएगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे पीछे लोन लेने पड़े थे। सोचो अगर ये जीरो आ गया, तो जीरो का मतलब क्या है कि इसका मतलब जितना आपने लोन लिया उतना ही इंटरेस्ट पेमेंट करी है, ये है इसका मतलब, है ना? तो जितना आपने अगर लोन लिया, प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ गया, इसका मतलब आपने जितना लोन लिया उतना ही इंटरेस्ट पेमेंट करी है। तो यानी कि इसका मतलब अगर जीरो आ गया यहाँ पर, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, ये जीरो आ गया, तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर है। यानी कि मान लो अगर ये जीरो आ गया, इसका मतलब मान लो 5 करोड़ का लोन लिया और 5 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट है, दैट्स वाई इसका मतलब आपने 5 करोड़ का जो फिस्कल डेफिसिट हुआ, यानी कि 5 करोड़ का लोन लिया
तो 5 करोड़ का ही आपने पीछे इंटरेस्ट पेमेंट भी करी। इसका मतलब बहुत तगड़े लोन लिए पीछे आपने बहुत तगड़े लोन लिए हैं। इस चक्कर में आपका ये प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ रहा है। इसका मतलब आपका जो लोन का पैसा है वो सारा इंटरेस्ट को चुकाने में लग गया। इंटरेस्ट को चुकाने के चक्कर में ही लग गया है वो पैसा, यानी कि आपने पीछे बहुत सारे लोन लिए थे। ये है प्राइमरी डेफिसिट का असली मतलब। अगर ये बहुत कम आ रहा है तो इसका मतलब आपने लोन बहुत पीछे ज़्यादा लिया है। अगर आपका ये बहुत ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब लोन का पैसा आपने इंटरेस्ट की फॉर्म में पहले कम चुकाया है, बाकी खर्चे के लिए ज़्यादा काम आया। तो ये ज़्यादा आना चाहिए प्राइमरी डेफिसिट हमेशा, समझ गए ये चीज़ है। देखो प्राइमरी डेफिसिट ही सबसे बड़ा रूट कोज है फिस्कल डेफिसिट का भी, वही लिखा हुआ है। क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर, उतना ज़्यादा जो हाई इंटरेस्ट पेमेंट होती है, पिछली बोरिंग में आपने अगर हाई इंटरेस्ट पेमेंट दी है पीछे, तो उस चक्कर में आपको वो लोन और लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आप पीछे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट देते जा रहे हो, हाई इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो पिछली बोरिंग पे, मान लो आपने पीछे कोई 1 करोड़ का लोन लिया था और आज उस पर 50,000 का इंटरेस्ट दे रहे हो हर साल, तो उसको चुकाने के लिए कई बार आपको फिस्कल डेफिसिट और यानी कि बोरिंग और लेनी पड़ती है। तो ये दिक्कत आ जाती है बहुत तगड़ी वाली। तो आपको फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए आपको इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूस करनी पड़ती है, जो आप कैसे कर सकते हो, लोन को चुका के। तो जितना ज़्यादा आप लोन चुका दोगे पीछे वाला, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगी, तो प्राइमरी डेफिसिट बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा बढ़ेगा इसका मतलब आपका फिस्कल डेफिसिट अब धीरे धीरे आगे जाके कम हो जाएगा। समझ गए बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों में डिफरेंस देख लो क्या होता है। इसका मिलेंगे दोनों का इंटरेस्ट पेमेंट और फिस्कल डेफिसिट का डिफरेंस। इसका मतलब है टोटल खर्चे टोटल रेसिप्ट ज़्यादा है एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ये इंडिकेटर ये करता है कि टोटल बोरिंग कितनी करनी पड़ेगी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पहले नहीं हमने देखा था। मतलब टोटल बोरिंग कितनी करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट को छोड़ के बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं बात कर रहे थे, प्राइमरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं। यानी कि टोटल बोरिंग कितनी करनी पड़ेगी इंटरेस्ट को छोड़ के, मतलब फिस्कल डेफिसिट में से। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बोरिंग, और अगर उसमें से मैं ये माइनस कर दूं कि इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, वो माइनस कर दूं, तो समझ में आ जाएगी। खाली बोरिंग बताओ, इंटरेस्ट को छोड़ के कितनी बोरिंग करनी पड़ेगी। मान लो अगर मुझे 5 करोड़ का बोरिंग करनी पड़ रही है, लेकिन 1 करोड़ का इंटरेस्ट पीछे देना पड़ेगा, क्योंकि पहले देता आ रहा हूँ 1 करोड़ का इंटरेस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई खाली 5 करोड़ की बोरिंग करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट को छोड़ के बताओ खाली लोन कितने का है, वो है होता है। ठीक है, समझ गए बात को। फिस्कल डेफिसिट में टोटल बोरिंग आता है, वो इंटरेस्ट समेत हम बोलते हैं सीधा। तो ये फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और ये आ गया। तो ये भी हमने समझा कि अगर प्राइमरी डेबिट जीरो है, इसका मतलब आपने इंटरेस्ट पीछे बहुत ज़्यादा पेमेंट करी है, इंटरेस्ट पेमेंट आपकी बहुत ज़्यादा है, लोन भी आपका लोन इतना ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब आपको अब और लोन लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है लोन को चुकाने के लिए, क्योंकि अब अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब लोन का पैसा वो सारा इंटरेस्ट पे करने के चक्कर में ही लग जा रहा है। लेकिन अगर इंटरेस्ट पेमेंट कम करनी पड़ रही है तो लोन का पैसा इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कम लग रहा है। फॉर एग्जांपल आपका लोन आपने 2 करोड़ का लेना पड़ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट आपको 1 करोड़ की करनी पड़ेगी पिछले वाले लोन्स पे, तो इसका मतलब आपका 1 करोड़ का पैसा बचेगा बाकी खर्चों के लिए। लेकिन अगर नहीं बच रहा तो जीरो आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सामने सॉल्व करते हैं। अब क्या चैप्टर हमारा लगभग खत्म होने वाला है, खत्म ही हो गया है। अब देखिए सबसे पहले इसमें एग्जांपल में देखो क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है और प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट हमने कैसे समझा, कैसे निकलता है, टोटल खर्चे माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो टोटल खर्चे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवेन्यू खर्चे और कैपिटल खर्चे वो लेने पड़ते हैं। देखो रिवेन्यू खर्चे तो गिवन है, कैपिटल खर्चे पता कहाँ से करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर वो पता कर भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि है ही नहीं। लेकिन हमने फिस्कल डेफिसिट का मतलब पता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल बोरिंग्स। इसका मतलब यही है बोरिंग कितनी करनी, वो दे रखी है। तो जितनी 15,000 की बोरिंग इन्होंने करी, यानी कि वही फिस्कल डेफिसिट था, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, फिस्कल डेफिसिट यही है। तो देखो यही है। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपने निकालना है या प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, तो प्राइमरी डेफिसिट के लिए फिस्कल डेफिसिट तो आ गया, उसमें से खाली इंटरेस्ट पेमेंट ही तो माइनस करनी है। तो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट 25% है रेवेन्यू डेफिसिट का। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू खर्चे में से रेवेन्यू रेसिप्ट, ये माइनस का 70,000 में से 50,000 का 20,000, 20,000 का 25% 5,000 होता है। ठीक है ना।
तो 5,000 करोड़ पे अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूँ फिजिकल डेफिसिट में से, यानी कि आपने जो लोन लिया वो 10,000 करोड़ का लिया, लेकिन 5,000 की उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट थी, तो वो माइनस कर दी। लोन एक्चुअल में 10,000 करोड़ का था, वो 10,000 करोड़ का लोन था, लेकिन 5,000 करोड़ की उसमें आपने इंटरेस्ट पेमेंट समेत वो बोरिंग थी, वो माइनस करने के बाद समझ में आया प्राइमरी डेफिसिट में। ऐसे ही आप देखो इसमें क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट फिजिकल डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। देखो इसमें सबसे पहले दे रखा है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। मैंने बताया था नॉन डेट का मतलब ऐसी कैपिटल रिसिप्ट होती है जिससे लोन यानी कि लायबिलिटी नहीं बनी, एसेट कम हो गया। ये रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से सबसे पहले क्या निकाला है? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो भैया मुझे एक चीज़ बताओ, रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे निकालते हैं? आप मुझे एक चीज़ बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट से निकाल सकता हूँ? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू खर्चे में से अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करता हूँ तो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है पहले से ही 12,000 करोड़, तो 12,000 करोड़ तो यही आ गया। रेवेन्यू खर्चे अगर मुझे मिल जाए तो ये निकल जाएगा। तो रेवेन्यू खर्चे ये तो रहे 20,000 करोड़, तो 20,000 करोड़ पे ये है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमें निकालना है, वो निकल सकता है। कैसे? रेवेन्यू रिसिप्ट को इधर ले जाओ, रेवेन्यू रिसिप्ट को इधर ले जाओ, तो ये आ गया 20,000। तो 20,000 में से इधर 12,000 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 8,000 करोड़ का आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया। इसका मतलब ऐसे आपको निकालना है फिजिकल डेफिसिट। वो कैसे निकलता है? अभी जैसे हमने समझा था कि टोटल खर्चे में से टोटल रिसिप्ट माइनस कर दो एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो अगर मुझे यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ? आपको पहले से पता है कि टोटल खर्चे कौन कौन से? रेवेन्यू खर्चे प्लस कैपिटल खर्चे माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, उसमें एक्सक्लूडिंग बोरिंग करनी होती है, बोरिंग नहीं लेनी होती, कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू खर्चे आपको पता है 20,000 करोड़ के हुए, कैपिटल खर्चे क्वेश्चन में दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे, देखो 35,000 करोड़ के हुए। ठीक है सर, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट निकाली है 8,000 करोड़ की, और कैपिटल रिसिप्ट दे रखी है, देखो नॉन डेट कैपिटल, ये जो दे रखी है यही है कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि जरूरी नहीं कि कैपिटल रिसिप्ट सारी होगी क्वेश्चन में, खाली नॉन डेट वाली है तो यही लेके 25,000 वाली, तो 25,000 करोड़ की दे रखी है, यानी कि जिससे कैपिटल मतलब लोन वाली नहीं है ये, तो वही लेनी होती है, बोरिंग वाली नहीं होती। क्योंकि अगर बोरिंग वाली होती तो उसमें बोरिंग माइनस करनी होती पहले, हमें कैपिटल रिसिप्ट वही वाली लेनी होती है जो एक्सक्लूडिंग बोरिंग होती है, वही दे रखा है। तो 55,000 माइनस 33,000, तो आप आंसर आ गया 22,000 करोड़। ठीक है, देखो वही आंसर है नीचे। समझ आ रही बात? ऐसी प्राइमरी डेफिसिट निकालना हो तो बस क्या करना है, फिजिकल डेफिसिट जो आपने निकाला उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देनी है तो आ जाएगा। ऐसे निकालना होता है। ऐसे अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट निकालनी है, यानी कि ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जिसे बोरिंग ना हो। तो देखो टोटल रिसिप्ट दे रखी है एक्सक्लूडिंग बोरिंग वाली, इसमें से बस इसमें क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट भी होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी होती है, हमें अगर रेवेन्यू रिसिप्ट इसमें से माइनस कर दूँ तो कैपिटल रिसिप्ट तो पहले से इसके अंदर एक्सक्लूडिंग बोरिंग वाली है तो वो आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर पर रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड है, टोटल है ना, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे निकालूंगा, रेवेन्यू डेफिसिट से। अभी जैसे मैंने निकाला था कि रेवेन्यू डेफिसिट का रेवेन्यू खर्चे दे रखे हैं 8,000 ये है, तो देखो ये फॉर्मूला पुट किया, पहले रेवेन्यू खर्चे दे रखे थे, ये भी दे रखा था, रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगी 7,000 करोड़ की, तो 7,000 इसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, नॉन डेट वाली, यानी कि ऐसी कैपिटल रिसिप्ट आ जाएगी जो डेट वाली नहीं है, यानी कि बोरिंग वाली नहीं है, वही चीज़ होगी। फिजिकल डेफिसिट निकालना है तो भैया वो कैसे निकालूंगा, टोटल खर्चे माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल खर्चे आपको पता है, कैसे पता है, टोटल खर्चे पता नहीं आपको, टोटल खर्चे कैसे निकालूंगा, टोटल खर्चे देखो रेवेन्यू खर्चे दे रखे हैं 15,000, कैपिटल भी दे रखे है, वो दोनों को प्लस कर दो, टोटल रिसिप्ट भी दे रखी है, कैसे, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग वाली भी है, लेकिन इसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट समेत लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल डेफिसिट में कौन सी टोटल रिसिप्ट देते हैं, इंटरेस्ट समेत नहीं मेरे भाई, एक्सक्लूडिंग बोरिंग। हाँ इंटरेस्ट समेत तो लेते हैं, लेकिन टोटल रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल रिसिप्ट में एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ये सीधा दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है 20,000। ऐसा ना करना कि इंटरेस्ट पेमेंट प्लस कर देना इसके अंदर, नहीं, क्योंकि बोरिंग तो है ही नहीं ना उसके अंदर। हाँ बोरिंग ऐसी होती है उसके अंदर अगर यानी कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट इसके अंदर, कहने का मतलब माइनस ना हो रखी होती,
मतलब प्लस ना हो रखी हो तो प्लस करता, लेकिन इसमें प्लस हो रखी होगी क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट आती है, सॉरी रेवेन्यू खर्चों के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट आता है, ये वो सब इसके अंदर आ चुका होगा। तो सीधा आपको टोटल रिसिप्ट देनी है, आंसर आ गया, समझ गए। और अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया तो आप तब भी निकाल सकते हो रेवेन्यू डेफिसिट। आपको यहाँ पर पहले छाटने होंगे रेवेन्यू खर्चे। देखो रेवेन्यू खर्चे तो साफ दे रखा है ये रहा। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, दो तरीके की होती है, टैक्स नॉन टैक्स। इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस करो, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलेगा, टोटल खर्चे, तो टोटल खर्चे में रेवेन्यू कैपिटल दोनों प्लस करते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट कैसे निकलेगा, कैपिटल रिसिप्ट निकलेगा ऐसे खर्चे, सॉरी टोटल खर्चे माइनस करने होते हैं एक्सक्लूडिंग बोरिंग वाले। टोटल खर्चे कौन से होते हैं, सॉरी टोटल रिसिप्ट माइनस करनी होती है। तो देखो टोटल रिसिप्ट में खाली कौन सी लेनी है, ये वाली रिसिप्ट, ये है समझने वाली बात। लेकिन आपको ध्यान से बनना है, डिस इन्वेस्टमेंट तो लेना ही लेना है, लेकिन साथ में रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि ये वाली, ये भी लेना है। तो टोटल खर्चे देखो जैसे दे रखा है, फिजिकल डेफिसिट टोटल खर्चे यानी कि रेवेन्यू कैपिटल वाले, और टोटल रिसिप्ट कौन सी लेनी है, डिस इन्वेस्टमेंट खाली, क्योंकि इससे एसेट कम हुआ। बोरोइंग नहीं लेनी क्योंकि ये तो निकालना है, यही तो समझना है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग वाला रिसिप्ट। तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगी, ये रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों को प्लस करा, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट। बट कैपिटल रिसिप्ट कौन सी ली, बिना बोरोइंग वाली, बस ये समझना है। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको अच्छे समझ में आएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।